नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लूसेंट के हिस्ट्री एरिया को कवर कर रहे हैं और इसमें से कुछ कुछ एरिया को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, जिसमें से हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत देख लिए थे, इसमें से वेद देख लिए थे और वेद में उसको किस टाइप से याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, उन सारे पहलुओं को हम लोग देख लिए थे, बात कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ जाके देख लें। ज़्यादा लंबा नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो है। और हम लोग पिछले वाले वीडियो में उसे यहाँ पे आकर छोड़े थे कि भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी को कवर करेंगे। देखिए होता क्या है कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मान लेते हैं यूनानी रोमन लेखक, तो ये तो सही है। चीनी यात्रियों में इसमें से हुएन सांग, फाइयान, इत्सिंग, ये जितने सारे हैं, कभी काल इनके पुस्तक का नाम क्या था या फिर इनके बारे में ये कब आए, क्रम में खासकर यूपी पीसीएस में या फिर यूपी समीक्षा अधिकारी वगैरह में ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और किसे ज़्यादा ध्यान हम लोग को देना है। सबसे पहली बात करें अगर यूनानी रोमन लेखक, जिसमें से टेसियस, यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है। मतलब ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे जब इसका कोई वर्णन नहीं है, कोई विवरण नहीं है, तो फिर एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना भी नहीं है। अब दूसरा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट ये है कि हेरोडोटस, जिसे इतिहास के पिता कहा जाता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। बस इसे आप कवर कर लीजिए। और अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेस्टिकस तथा आरिस्टोबुलस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कभी काल इन तीनों का एग्जाम, ये आपका 4 ऑप्शन में से किसी एक का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था, तो इसे आप देख लें। आगे देखते हैं। हाँ, मैन आ गया, देखिए यहाँ पे इंडिका, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर बात करें तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पहली बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, वह किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का। वह किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, ठीक है, जिसमें मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा है उसका उत्तराधिकारी क्या हुआ, बिंदुसार आया, तो बिंदुसार के काल में डायमेकस, ठीक है। डायमेकस के बाद डायोनीसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिडेल्फेस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। ये तीनों आप देख लें। ये तो पहली बात कि ये तो आपको याद हो गया होगा। मेगास्थनीज, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनीसियस ये अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है। वो तीनों आपको देखना जरूरी है। अब बात करते हैं टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। एग्जाम में आपसे पूछता है कि भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो टॉलमी ने। और नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी, तो इसे आप देख लें। अब बात करते हैं प्रीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो ये इसमें किसी का नाम वगैरह भी नहीं है और डेट भी, जो समय था वो भी परिपूर्ण नहीं है, तो इसका चांस कम है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे ये। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल कवर कर लें या फिर एक जितना जल्दी हो सके आप या एक नोट्स बुक में बना लें, पेज में लिख लें या फिर यहीं पे आप हाईलाइट कर दें। चीनी लेखक में सबसे पहले फाहियान, यह एक चीनी यात्री था
जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आपसे एग्जाम में पूछता है कभी का, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। किस राज्य के? तो मध्य प्रदेश के। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। इसने मध्य प्रदेश के जो राज्य थे वो वहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, और यह करीब 14 वर्ष तक भारत में रहा। ये भी आपसे पूछता है कि भाईयान कितने वर्षों तक भारत में रहा था, तो 14 वर्ष में रहा था। तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद कौन आया? संयुगन। क्रम में इसलिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आपसे क्रम पूछेगा, या फिर एक तरफ मान लेते हैं आपको नाम दे दिया और एक तरफ समय दे दिया, तो उसको बोलेगा मैच करने के लिए। तो वहाँ पे आप दिक्कत ना हो, इसलिए अभी ही आप इस पर ध्यान से फोकस कर लीजिए। संयुगन है जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। अब मैन है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट है, इसका समय भी इम्पोर्टेंट है, किसके दरबार में आया था ये भी इम्पोर्टेंट है। और वह चीन से भारत भ्रमण के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारत राज्य कपिसा पहुंचा। जैसे हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि वास्को डी गामा जो पहले पुर्तगाली यात्री थे, सबसे पहले कहाँ आया? तो 1498 में आया था। कहाँ पे? कालीकट पहुंचा। तो उसी तरह ये ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आया, और कहाँ आया था? भारत राज्य में कपिसा पहुंचा। उसके बाद ये हर्षवर्धन के काल मतलब दरबार में गया होगा, और ये यहाँ पे 15 वर्ष तक रुका था। कितना? 15 वर्ष, यानी 645 ईस्वी तक रुका और चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। उसका मूल उद्देश्य क्या था? कि बौद्ध धर्म को जितने से जितना हो सके उसे एकत्र करना, उसका अध्ययन करना। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, इसका जो विवरण है, इसका जो पुस्तक है, वो उसका नाम क्या है? सी यू की। चीनी नाम है थोड़ा, आप इसे सी यू की जैसे भी हो आप इसे याद रख सकते हैं। ह्वेनसांग सी यू की के प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछ सकता है कि ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा या बुद्ध के पूजन करने के साथ साथ और किस देवताओं का पूजन किया था, या फिर और किस धर्म को मान्यता दिया था। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे नोट में है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ये आचार्य शीलभद्र थे, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब लास्ट में आता है इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में यह भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसमें से देखिए, सबसे पहले अगर बात करें फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और लास्ट में इत्सिंग, इन चारों का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ कुछ अरबी लेखक, जिसमें से पहला है अल-बरूनी। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी वही जिसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, उसे लूटा था मंदिर को। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये पूछता है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद ये किस भाषा में है या किसने लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक वृत्तांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, यानी सारे विषय के आधार पे 80 अध्याय में विभाजित है। देखिए, ये जैसे मान लेते कभी कभी हम लोग फैक्ट देखते नहीं हैं
कितने अध्याय में? किताबुल हिंद या अलबरूनी के लिखा वो जो वृतांत है वो कितने अध्याय में है? तो 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। अब दूसरा देखते हैं इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत क्या है? रेहला। रेहला किसका है यात्रा वृतांत? इब्न बतूता का, जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मान लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहली बात की जो इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रेहला या यात्रा वृतांत का नाम रेहला। ये कब भारत आया था? तो 14वीं सदी भारत आया था और 1333 में वो दिल्ली पहुंचा और इनकी ज्ञानता से विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे देखते हैं। अब अन्य लेखक की अगर बात किया जाए तो इसमें से एक है तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक था, वैसे एग्जाम में पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ध्यान रख लीजिए। इसने कंचूर और लंग्यूर नामक 2 ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। किस देश की? पांडे देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांडीय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चोल पांडे चेर वगैरह हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा। अब कुछ यहाँ पे फैक्चुअल बात है, इसे हम लोग देख लेते हैं कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली कुछ जानकारी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसे आप कैसे याद रख सकते हैं वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पूछता है आपसे एग्जाम में अधिकांश। आप एक बात नोटिस कीजिए या फिर किए होंगे प्रीवियस ईयर जब इसका किसी एग्जाम का क्वेश्चन देखे होंगे तो इसमें करीब करीब क्वेश्चन लमसम 70% एरिया ये आपका कवर कर देगा। वैसे भी जितने सारे कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उसके प्रत्येक रूम में प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक लूसेंट बुक होता है, मगर कमांड बहुत कम के पास होता है कि भाई पूरे लूसेंट को कमांड कर दिया। अगर वो कमांड हो जाएगा तो आपका आप समझिए सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करें। एक है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकुई, जिसे एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। किस अभिलेख में इंद्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं? एशिया माइनर या बोगाजकुई। नेक्स्ट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनार या विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। मध्यकाल में भागवत धर्म विकसित था भी या नहीं था, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? यवन राजदूत के हेलियोडोरस के बेसनगर, जिसे विदिशा बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष, जिसे आज हम लोग भारतवर्ष बोलते हैं, उसका जिक्र सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। जितने सारे फैक्ट हैं आप अपने बुक में आप खोल के बैठे वहाँ पे आप टिक कर दें कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे फोकस करना है, तो आपका जल्दी से कवर होगा। सबसे पहले भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। हून आक्रमण की जानकारी सबसे पहले किस स्तंभ लेख से? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। सती प्रथा जो हम लोग आगे चल के बेंटिक ने, अकबर ने या मराठा ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था। अब सती प्रथा क्या होता है, खैर इस सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सती प्रथा का पहला विवरण या लिखित साक्ष्य उसका एरन अभिलेख
किस शासक है? भानुगुप्त। अब देखिए सती प्रथा क्या होता था कि प्राचीन काल में धीरे धीरे ये वैसा, इसको अंधविश्वास से समझिए, जिसे अंतिम तौर पे बेंटिक ने इसे बंद किया था। इसमें अगर मान लीजिए किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उस पति के साथ उनको भी चिता पे लिटा के या फिर चिता पे ज़बरदस्ती, मन नहीं वे फिर भी जो प्रथा है समाज का, और उसे भी साथ जलना होता था या फिर जला दिया जाता था। ठीक है, आपको मैं एक फ़िल्म कमेंट करूँगा कि आप उसे देखें, एक है मंगल पांडे, उसका आप स्टार्टिंग का 2-4 मिनट देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या था ये। आगे देखते हैं, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। अब बात करते हैं कि जैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किस राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है, तो सातवाहन। ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख ये रेशम बुनकर। आप ऐसा एक काम कीजिए, जैसे मान लेते हैं ये लिखे यहाँ पे मंदसौर अभिलेख, ठीक है, यहाँ पे डैश लगाइए और लिखिए रेशम बुनकर। एक छोटा सा पेज में इतना सा पेज बनाइए और उसमें से छोटा छोटा अक्षर में लिखिए और इसको इसी पेज के ऊपर में चिपका दीजिए उसको, तो वो जल्दी होगी। या फिर उसका एक फ़ोटो खींच के अपना जब भी रात में सोएं तो आप उसे देख लीजिए एक बार। तो ये सब क्योंकि या तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ होइएगा या फिर उस समय याद नहीं आएगा, तो इसे आप बार बार देखिए, ये आपको आराम से कवर हो जाएगा। अब है कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास, यानी गड्ढा घर, ज़मीन के अंदर जो घर बनाया जाता है उसका साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? इसे आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने किया। सबसे पहले सिक्के पर जो लेख लिखा गया वो किस शासक ने किया? यवन शासक ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि एक सिक्के पर जब हम लोग गुप्त काल देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे समुद्रगुप्त एक जो सिक्का है उस पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, उस पर उत्कीर्ण किया हुआ है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी थे। अब नेक्स्ट है अरिकमेडो, जो पुडुचेरी के निकट है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए आपको कैसे नोट्स बनाना है या फिर कैसे उसे याद रहेगा, तो आप पेज में लिखिएगा तो ठीक है, थोड़ा देखिए। लिखने के बाद फ़ायदा ये होता है ना कि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, और देखने के बाद वो फिर आप भूल जाइएगा। इसमें एक नोट में दिया हुआ है, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में म्यांमार, ठीक है। मलाया द्वीप को स्वर्ण द्वीप, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। बर्मा को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप मलाया को, कंबोडिया, कंबोज, जावा को यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। जैसे देखिए हम लोग बात किए थे उस समय की हाथी गुफा अभिलेख या मंदसौर अभिलेख, आप जो ऊपर में पढ़े हैं वो तो ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देखे थे। अब आपका वो किस शासक से संबंधित है यहाँ पे लिखा हुआ, आप छोटे छोटे अक्षर में मान लीजिए मंदसौर अभिलेख से क्या मिला है, तो सती प्रथा वाला जो भी है यहाँ पे आप लिख लीजिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए, आप आराम से उसको देखिए। ये आपको याद करना है। याद आपको एक दिन में नहीं होगा, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का क्या तरीका है। आप सबसे पहले जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप वीडियो थोड़ा पॉज करके आप 2 या 3, बस 3 ही देखिए, और उसको 2-3 बार कॉपी में लिख लीजिए, रफ कॉपी में। बस एक बार लिख लिए, 2 बार लिख लिए, 3 बार लिख लिए, इस टाइप से लिखिए और राजा का नाम लिखिए, तो वो आपको याद हो जाएगा। जब आप अगले दिन देखिएगा या फिर जब 1 घंटा बाद मन हो तो आप 1-2 याद कीजिए, फिर जब 2 याद हो जाए तो फिर 5 एक साथ लिखिए। ये याद करने का तरीका है, आप इससे जल्दी से याद कर सकते हैं और रिवीजन भी होते रहेगा, और अचानक ये लंबे समय तक आप याद भी रख सकते हैं। सबसे पहला जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये है रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बल्बश्री, और प्रयाग स्तंभ लेख ये है समुद्रगुप्त, और नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, ये है पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज।
भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख ये है स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन। देखिए मैंने आप भी अगर इसको एक मिनट में 5 मिनट में अगर इसको आप ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो याद होने वाला नहीं है। आप 3 3 याद कीजिए तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मंदिरों की कला कैसी थी? नागर शैली। और दक्षिण भारत दरवीर शैली। और जो एक बीच वाला था दोनों का मिश्रण नागर और दरवीर। जैसे मान लेते हैं अगर ये हम भारत का अगर थोड़ा सा सॉरी ये अगर भारत का हम देखें ऐसे, ठीक है, ये हो गया मेरा उत्तरी भारत, ये दक्षिणी भारत, और ये विंध्य क्षेत्र। अब देखिए ये हो गया नागर शैली, ये दरवीर शैली। यहाँ के कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ के कुछ लोग यहाँ आए हैं, तो इन दोनों ने मिलकर जो शैली विकसित की उसे बेसर शैली के नाम से जाना गया। अब कभी कल आपसे पूछता है, जैसे मान लेते हैं ये पंचायतन शब्द क्या होता है? ये बेसिकली आपके छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन वो आप पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे तो वहाँ से पूछता है कि पंचायतन क्या है, तो ये एक मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन तब कहलाती है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा हो। मान लीजिए कि ये कोई मंदिर है, इसको ऐसे, ठीक है, ये मंदिर है। अब यहाँ भी कोई मंदिर हो ऐसे करके, ये मंदिर हो गया, फिर यहाँ भी मंदिर हो, फिर इस तरह भी मंदिर, इस तरह भी मंदिर, ये 4 सहायक मंदिर से घिरा है, तो उसे पंचायतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण है। अब जब भी इसको याद करने की कोशिश कीजिए तो सबसे पहली बात यहाँ अगर देखा जाए कंदरिया महादेव मंदिर जो पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। ये कहाँ पे? खाजुराहो। आप जस्ट तुरंत अभी अपने फ़ोन में या कुछ देर के बाद जब इसको आप रिवीजन कीजिएगा तो आप कंदरिया महादेव मंदिर गूगल पे सर्च कीजिए, उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने मन में उसे देखिए कि ये कंदरिया महादेव मंदिर है, ये कहाँ पे? खाजुराहो। तो आपको वो इमेज याद रहेगा। दूसरा है ब्रह्मोत्सवर मंदिर, ये भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर ये खाजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। फिर लास्ट है गोंडेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र। देखिए दोस्त, मैं आपको सिर्फ याद करने कैसे पढ़ा जाए ये बता सकते हैं, और जो बुक में लिखा है वो वही हम आपको बता रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सब कुछ तो लिखा हुआ है, सेम टू सेम बता रहे हैं। आलतू फालतू इसलिए आपसे या फिर कुछ कुछ और फैक्ट आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मान लेते हैं जो इसमें है कम से कम उसको तो आप कवर करें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो इससे मिलता जुलता फैक्ट है उसे हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को शामिल कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये है प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे कवर किया जाए तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और लेकिन हाँ, जितना आप लोग इसको भी देखें, अलबरौनी से लेके वो चीनी रोमन वगैरह वाला, आप उसे आराम से ढंग से देखिए एक बार और कुछ कुछ का नोट्स बना लीजिए। जस्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।